वेलकम अगेन स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया। इसमें आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया कि किस तरह से नई नई जो डायनेस्टीज़ हैं उनका एमरजेंस हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसा था, प्रशस्ति क्या थी। प्रशस्ति के दौरान हमने कल्हण के बारे में, राजतरंगिणी, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति, नागभट्ट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में आगे का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड का टाइटल आपका वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर का मतलब तो आप सभी को पता होगा। वारफेयर मतलब युद्ध। किसके लिए? वेल्थ के लिए, धन के लिए। धन के लिए तो सभी लड़ते हैं, लड़ना कोई बुरी बात नहीं, पहले भी लड़े थे तो, लेकिन आपको नहीं लड़ना है ना। तो राजा जो युद्ध करते थे उनके कई रीज़न थे, लेकिन उनमें इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो था वेल्थ। क्या था? वेल्थ। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे ग्लोरी, भाई अपनी ग्लोरी फैलाने के लिए राजा लड़ते थे। एक अपने जो एक्सपेंशन होता था, अपना जो कंट्रोल होता था उसको बढ़ाते थे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था उसमें था वेल्थ। अब देखो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा। जैसे मानो ये ए राजा है, ये बी है, मानो इसका ये कंट्रोल है, इसका ये कंट्रोल है, तो ये तो चाहेगा कि मैं इसका कुछ एरिया ले लूँ, ये चाहेगा कुछ मैं इसका एरिया ले लूँ। पहले राजा हुआ करते थे, आज एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं। बात तो वही है, लड़ने का सिलसिला तो वैसे ही जारी है। चलो, लड़ाई का मुद्दा सारा क्या हुआ? वेल्थ। तो आपको समझ में आ गया। अब वारफेयर कंट्रोल ओवर द एरिया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे इसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। चलो, दोनों पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कच्चा मानचित्र बना देता हूँ आपके लिए। इंडिया का मैप आपको चाहिएगा ना उसके लिए। चलो जी, ये हमने बना दिया इंडिया का मैप। सॉरी, सही नहीं बना ना। चलो आप कंसीडर कर लो कि ये इंडिया का मैप है, नीचे का साउथ इंडिया का ना। अब आपको मैंने ये समझा दिया कि कंट्रोल ओवर द एरिया, इसमें कैसे लोग लड़ते थे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि ये किसका परिणाम था, किसका रिजल्ट था? इसका कंट्रोल करने का रिजल्ट था ये। हुआ क्या इसमें, सॉरी, हुआ क्या इसमें, जैसे ये जो रीजन था, यहाँ मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था, यहाँ किसका शासन था, कौन सी डेंसिटी या कौन से वंश का शासन था? गैस करो। प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार। इसके जस्ट साउथ में हमने डिस्कस किया था कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ एरिया। यहाँ कौन थे जिन्होंने एलोरा की गुफा बनवाई थी? वो कौन थे? राष्ट्रकूट। हो गया क्लियर? इनके यहाँ परमार थे, चंदेल थे, और भी छोटे छोटे और भी वंश हुआ करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा डेंसिटी था, वो था पाल। बंगाल और असम का कुछ एरिया, उड़ीसा का कुछ एरिया पाल हो गई। तो इन तीनों के बीच में देखो 1, 2 और 3, ध्यान रखना मैं किन की बात कर रहा हूँ? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा मैंने बात किया राष्ट्रकूट। तीसरा मैंने बात किया पालों के बारे में, पालाज। तो इन तीनों में एक ही चीज़ को लेकर क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रगल हुआ, एक ही चीज़ को। इसी को बोला गया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब वो चीज़ क्या थी, आपको ये पता लग गया कि ट्राईपार्टाइट त्रिपक्षीय स्ट्रगल था और किन किन के बीच हुआ, ये आपको क्लियर हो गया। अब हुआ किसको लेकर था? तो वो हुआ गंगा की वैली में, यहाँ यूपी में। आज के यूपी में एक स्थान है कन्नौज। कन्नौज तो बहुत फेमस है, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था। क्यों? क्योंकि ये जो रूट होता था, कौन सा? ट्रेड रूट, उसका इम्पोर्टेंट था ये। उज्जैन, कन्नौज, ये सारे। तो चलो, कन्नौज को तो आप ढूंढेंगे मैप पे, ये तो आपकी मॉरल ड्यूटी है। कन्नौज को लोकेट करेंगे आप, है ना।
तो कन्नौज एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर था जिसको लेकर ये तीनों आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। इनमें आपस में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, खूनी संघर्ष। इसी को बोला जाता है ट्राईपार्टाइज। तो 3 पार्टी कौन सी हो गई, 1 2 3, ये आपको नोट्स में लिखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला और तीसरा जो पॉइंट है वो है अटैक्स ऑन टेम्पल्स। देखो, अटैक ऑन टेम्पल, एग्जाम्पल इसमें एक नया लिख रखा, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। चलो इसको भी देखेंगे क्या भला है ये। पहले आप एक बेसिक चीज़ समझिए, अटैक ऑफ टेम्पल। इससे पहले का जो वीडियो था या जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो राजा जितना समृद्ध होगा, जो जितना बड़ा राजा होगा, वो उतना ही बड़ा क्या बनाएगा, टेम्पल। डिस्कस किया था हमने। क्यों? क्योंकि टेम्पल किसके प्रतीक होते थे, उस राजा की समृद्धि के, उस राजा की ग्लोरी के। तो एक राजा जब दूसरे, जैसे ये राजा यहाँ के प्रांत को जीतेगा तो एक टेम्पल बनाएगा बहुत बड़ा, या तो यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा, क्योंकि इसकी जीत की खुशी में या उसके प्रतीक में। आगे की क्लासों में भी हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको और भी कई बार आपके सामने ये बात आएगी। लेकिन आप ये याद रखो कि टेम्पल जो थे वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते थे, ग्लोरी के हिसाब से, जीत के हिसाब से। तो होता क्या था, सबसे पहले जैसे मानो ये ए राजा का राज्य है, ये बी राजा का। अब ये मानो कि कभी ए राजा ने, जैसे पहले ए का ये शासन था, फिर उसने ये जीता और एक मंदिर बनाया। इससे क्या लगा, जनता में क्या मैसेज जाएगा कि हमारा राजा बहुत ही शक्तिशाली है, वीर है। थोड़े दिन बाद में हुआ क्या, बी ने इस पर आक्रमण किया और इसका एरिया ले लिया ये इतना। तो अब ये करेगा क्या बी, कि इसने जो मंदिर बनाया था सबसे पहले वो उनको तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में ये मैसेज देना चाहेगा कि जो ए राजा है उसकी ग्लोरी कहीं ना कहीं फेड होगी, उसकी ग्लोरी कहीं ना कहीं कम हुई है। तो ये रीज़न होता था टेम्पल्स पर अटैक करने का। अब इसी क्रम में हम सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ये कौन है भाई, ये ईरान खुरासान एक मिडिल एशिया में एक वो है। मिडिल एशिया का मैप हम बाद में आपको, जब ये वीडियो पूरा होगा तो मैं मिडिल एशिया का पूरी कंट्री आपको दिखाऊंगा। तो ईरान के पास में, अफ़गानिस्तान के बीच में जो रीजन है, वहाँ एक छोटी सी जगह है गजनी। वहाँ का ये सुल्तान था। सुल्तान मतलब किंग। वहाँ एक छोटे से प्रांत का क्या था, ये किंग। चलो जी, राजा था, बहुत अच्छी बात है। आगे इसने किया क्या कि इसने जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है, वहाँ से ये एंटर हो गया। एंटर होने में इसको कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि भारत में तो अलग अलग राजा अलग अलग रीजन पर राज्य कर रहे थे, तो इसको अलग अलग राजाओं को हराना था। ये तो है नहीं कि सारों को एक साथ मिलकर आना था। यदि ये सारे मिल जाते तो ये आते नहीं महोदय। तो हुआ क्या कि ये आए और इन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि ये लगभग आए थे 1000 ईस्वी के लगभग, और इन्होंने इंडिया पर 25 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 25 बार। ये 997 to 1035 इसके बीच में, 1030 इसके बीच में इतने साल आए, यानी 3 और 33 साल तक रहे। 33 साल में इन्होंने 25 बार आक्रमण किया। और जब ये आक्रमण करते थे तो इनका टारगेट होता था टेम्पल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी राजा होते थे वो टेम्पल बनाते थे। टेम्पल में अच्छी अच्छी मूर्ति होती थी, सोने चांदी जवाहरात हीरे सब वहाँ होते थे। तो मोहम्मद गजनी क्या करते थे, सीधा आते थे, टेम्पल लूटते थे, धन लेते थे और चले जाते थे। और उस धन को फिर कहाँ इन्वेस्ट करते थे, वो गजनी के डेवलपमेंट में, जहाँ का वो राजा था वहाँ पर वो डेवलपमेंट लेके आता था। इसी क्रम में एक चीज़ याद रखिए, गुजरात में एक सोमनाथ टेम्पल है। गुजरात में एक टेम्पल है सोमनाथ, शिव का टेम्पल है ये सोने का था। किसका था? सोने का। ऐसा बोला जाता है इसने 1025 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया और वहाँ का पूरा सोना लेकर चला गया। और वहाँ इतना सोना था कि गजनी उस सोने से बिल्कुल समृद्ध हो गया।
तो ये थे हमारे सुल्तान मोहम्मद गजनी। गजनी का एक और इंटरेस्ट था, गजनी क्या करते थे, मोहम्मद गजनी का ये था कि वो जहाँ जाता था, जिस रीजन में वो अटैक करेगा, वहाँ के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी इसकी। वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों के बारे में जानूँ, यहाँ की कल्चर के बारे में सीखूँ, यहाँ की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में जानूँ। तो इसीलिए वो क्या करता था, जो स्कॉलर होते थे, लिखने वाले, उनमें थे एक अल बिरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, याद रखिएगा इसका नाम, अल बरूनी। किससे रिलेटेड है ये? मोहम्मद गजनी से। गजनी से साथ लेके आया था ये अरब से। ये आए इनके साथ, इंडिया में रुके और इन्होंने किताब लिखी, किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। देखो ये नाम रहा, किताब अल हिंद। ये किताब इन्होंने जब लिखी तो इन्होंने ऐसे ये किताब नहीं लिखी, इन्होंने यहाँ के जो स्कॉलर थे, यहाँ के जो स्कॉलर या पंडित लोग जो थे, जो संस्कृत के विद्वान थे, उनसे इन्होंने खूब डिस्कशन किया। उसके बाद में इस किताब को लिखा। इस किताब में बेसिकली था क्या, इंडिया के राजा कैसे हैं, इंडिया में राजपाज कैसे किया जाता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने लिखी। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया मोहम्मद गजनी और ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अब हमारा एक पॉइंट इसमें बच गया, चाहमनाज कन्फ्लिक्ट। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, चौहान। चौहान, चौहान जो थे वो चौहान बेसिकली कहाँ के राजा थे, दिल्ली, दिल्ली और अजमेर, यहाँ के ये राजा थे। यानी यहाँ पर इनका क्या था, आधिपत्य था चौहानों का। और दिल्ली पर एक और राजा राज करते थे, तोमर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया तोमरों ने दिल्ली बसाई ना। चलो अब ये चौहान जो थे, इनके पूरे तो चौहान हम पढ़ेंगे नहीं, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय, ये सब तो हम पढ़ेंगे नहीं। हम इसमें पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट जो फेमस जो राजा हुए उनके बारे में। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। आपने नाम सुना होगा बहुत बार, पृथ्वीराज 3 भी बोलते हैं उसको, पृथ्वीराज 3। ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही वीर, बहुत ही बलवान और बहुत ही साहसी थे। इनके युद्ध हुए थे 2, किससे, मोहम्मद गोरी से। इनके युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी, नाम याद रखिएगा, MD गोरी लिख देता हूँ ना, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के रूलर थे, वहाँ के सुल्तान थे। अफ़गानिस्तान जो था वहाँ के सुल्तान थे। तो ये आए महोदय 1191 में। तो इनका युद्ध हुआ किन से, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। हराने के बाद में इनको जिंदा छोड़ दिया और ये चले गए। 1 साल बाद में फिर से ये तैयारी करके दोबारा आए और उसमें इन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया और उनको मार दिया। तो यानी हरा दिया और उनके राज्य पर, उनके जो साम्राज्य था उस पर क्या कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो मेरे ख्याल में हमने इस पूरी स्लाइड में पूरे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम आगे की स्लाइड को मूव करते हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया कि जो चौहान लोग थे, चौहानों का राज हुआ करता था कहाँ, यहाँ दिल्ली में और यहाँ अजमेर में। तो इधर तो थे गढ़वाल लोग, कौन थे, गाड़वाल या गढ़वाल लोग। यहाँ गढ़वाल थे यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। और नीचे में थे चालुक्य, नीचे में कौन थे, चालुक्य। तो जब ये इधर एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे तो किन के द्वारा रोके जाएंगे, चालुक्य के द्वारा। और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो किन के द्वारा रोके जाएंगे, गढ़वाल की तरफ। यही कारण था इन्होंने अफगानिस्तान और इधर बहुत एक्सपेंशन किया अपना साम्राज्य। तो इस स्लाइड में इतना ही, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये जो कहानी है ये है उरेयूर टू तंजौर। तो इसमें आपको नाम से भी लग रहा होगा हम कहाँ के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के बारे में। कहाँ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में भी एक वंश हुआ था चोल, उनके बारे में है ये कहानी।
तो आप दिमाग में क्लियरिटी, तंजौर को सीधा जोड़ लो किससे, चोलों से। तो चलो शुरू करते हैं इसको। चोल जो थे वो एक माइनर चीफली फैमिली थे जो किस नाम से जाने जाते थे, मुत्तैयर। क्या नाम से जाने जाते थे, मुत्तैयर। इनका जो रीजन था वो कावेरी डेल्टा। अब कावेरी यदि आप लोकेट करेंगे तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 नदियां हैं। तो कावेरी जो डेल्टा है, कावेरी वैसे 3 राज्यों में बहती है, आज हम पर्टिकुलर बात करें तो आपका कर्नाटक, इसका बेसिन जो होगा वो केरला, और यहाँ आपका तमिलनाडु। कन्फ्लिक्ट भी रहता है इन तीनों राज्यों में इसके पानी को लेकर, है ना। तो चलो पानी की बात छोड़ो, अभी वापस आ जाओ तंजौर पे। तो ये जो थे, ये छोटे से पल्लव जो होते थे ना, पल्लवों के क्या थे, ये सबऑर्डिनेट थे। ये पल्लवों का राज्य कहाँ था, यहाँ पूरे पूरे तमिलनाडु में। तो इनके क्या होते थे, ये सामंत। हमने सुबह भी डिस्कस किया था या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सामंत। तो छोटे से सामंत थे। तो इनके एक सामंत हुए जो पावरफुल हुए, उनका नाम था विजयालय। ये देखो ये नाम रहा विजयालय, 1 मिनट। इनका नाम हुआ विजयालय, सबऑर्डिनेट टू पल्लव किंग्स। किस नाम से जाने जाते थे, मुत्तैयर। कहाँ इनका था, कावेरी डेल्टा। कावेरी रिवर, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, तीनों रिवर को आपको मैप पर शो करना है। इसके अलावा आपको गंगा भी शो करनी है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ज्योग्राफी भी साथ लेके चलते हैं ना। तो विजयालय जो थे वो सामंत थे, किनके, पल्लव के। तो इन्होंने क्या किया कि गोदावरी जो डेल्टा था उसके कुछ रीजन पर अधिकार कर लिया और खुद को बोला कि मैं यहाँ का क्या हूँ, राजा। तो ये सबसे पहला क्या हुआ, संस्थापक किसका, चोलों का। फाउंडर ऑफ चोलास डेंसिटी फ्रॉम ओरियर, यानी एक छोटी सी जगह है कावेरी डेल्टा में, उसका नाम है क्या, ओरियर। ओरियर से कैसे तंजौर पहुँचे, ये पूरी एक कहानी है। तंजौर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। शुरू में जो उनकी राजधानी थी वो क्या थी, ओरेयूर। ये कहाँ थी, कावेरी डेल्टा में। चलते हैं आगे। फिर इन्होंने आगे क्या किया, बिल्ट टाउन ऑफ तंजौर। तंजौर आप यदि तमिलनाडु में देखेंगे तो तंजौर में एक मंदिर भी है, वृहदेश्वर राजराजेश्वर तंजौर का टेम्पल है, शिव को डेडिकेटेड, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं उसकी आपको वो दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये बातें हम कर रहे हैं 10th सेंचुरी की। कौन सी बात, कब की बात कर रहे हैं, 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 10th सेंचुरी के लगभग विजयालय ने क्या किया, ये छोटा सा काम किया, जो ओरियर का क्या बन गई, ये सामंत से राजा बन गए। फिर इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो आगे आने वाले जो राजा थे, उन्होंने धीरे धीरे इस राज्य को क्या किया, जैसे मानो पहले यहाँ राज किया, फिर इसको बढ़ाते चले गए, बड़ा कर दिया इन्होंने। चलो जी, इसी क्रम में क्या हुआ, इनके एक फेमस या सबसे प्रमुख पावरफुल जो राजा थे वो हुए राज राजा 1। याद रखना, राजा 1 किस डेंसिटी के राजा थे, चोलों के। और चोलों के फाउंडर कौन थे, विजयालय किसके यहाँ वो थे, सबऑर्डिनेट किसके सामंत थे, पल्लव के। पल्लव कहाँ के राजा थे, कांचीपुरम तमिलनाडु का एक पुराना शहर है। फिर इन्होंने ओरियर से किसको बसाया, तंजौर को। देखो, सक्सेसर कंक्योर्ड नेबरिंग रीजन। धीरे धीरे उनके सक्सेसर जो थे वो इतने कैपेबल और इतने लायक थे कि उन्होंने आसपास के रीजन को भी जीतना शुरू कर दिया। अब राजा जो राजा बने, ये बने 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। और इन्होंने आसपास के रीजन में क्या किया, अपना जो कंट्रोल था उसको पावरफुल तरीके से एक्सपेंड किया और आसपास के सारे उसको जीत लिया। और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हुआ क्या, राजा के बाद में नए राजा बने राजेंद्र 1। ये भी अपने पिता की तरह बहुत ही लायक और बहुत ही वीर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके फादर ने जो राज बसाया था उससे भी आगे बढ़कर
ये चले गए नॉर्थ की तरफ। एक मिनट, ये कहाँ चले गए महोदय? ये चले गए यहाँ से, ये इधर को मूव कर गए गंगा वैली की तरफ, और गंगा वैली में जाकर भी इन्होंने अपनी कुछ छोटे छोटे राजाओं को इन्होंने हराया। जब इन्होंने छोटे छोटे राजाओं को हराया तो फिर ये वापस आए। वापस आने के बाद में कावेरी डेल्टा पर एक नगर बसाया, एक मंदिर बनाया जिसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आगे भी हालांकि आएगा, लेकिन मैं उसका नाम लिख देता हूँ। गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, गंगईकोंडा चोलपुरम। अब इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये गंगईकोंडा चोलपुरम क्या है। गंगईकोंडा चोलपुरम जो था वो किसके द्वारा बना गया था? राजेंद्र के द्वारा, राजेंद्र वन के द्वारा। किसके सन थे ये? राजा के। इन्होंने क्यों ये उपाधि ली? क्योंकि इन्होंने गंगा पर विजय हासिल की थी। गंगा जो वैली थी वहाँ के राजाओं को हराया था, इसीलिए आप इसमें नाम में देखेंगे ना, गंगईकोंड चोलपुरम, यानी चोल राजा जिसने गंगा के इलाके में भी अपनी जीत सुनिश्चित की। तो ये थी इसकी स्टोरी। इसके अलावा ये दोनों जो राजा थे ये बहुत ही पावरफुल थे। इन्होंने न केवल इंडिया में अपना राज किया, बल्कि इंडिया के जो पड़ोसी देश थे जैसे कि श्रीलंका, वहाँ भी अपनी जीत की। यहाँ आप देखेंगे मालदीव, वहाँ भी अपनी जीत की। और साउथ ईस्ट के जो कंट्री हैं, हम आगे देखेंगे, साउथ ईस्ट की कंट्रियों में भी इन्होंने अपना राज्य बसाया। क्यों? क्योंकि इनकी नेवी जो थी वो बहुत पावरफुल थी। यदि मैं ये बोलूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में सबसे पहले और सबसे पावरफुल यदि किसी ने नेवी बनाई तो वो थे पाल वंश। पाल वंश में भी कौन? राजा और राजेंद्र वन एक ऐसे पावरफुल थे, राजा थे जिनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी। इन्होंने सभी आसपास के रीजन से अपनी मित्रता और अपने पावर दोनों को शो किया। तो अगली स्लाइड में ये सारी चीज़ें आई भी हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करनी है कि इनकी जो टेरिटरी थी वो पहले किन के पास थी? पहले ये पांड्यों के पास और पल्लवों के पास। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि यहाँ पांड्य और चेर हुआ करते थे केरल में, और यहाँ पल्लव हुआ करते थे। तो ये पूरा रीजन उन्होंने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। इस पूरे रीजन पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया। किनने? पालों ने। पालों का संस्थापक कौन? विजयालय। सबसे पावरफुल कौन? राजा और राजेंद्र। देखो वही चीज़ बता रखी है, राजा द मोस्ट पावरफुल चोलास। राजेंद्र वन ने कहाँ किया? गंगा वैली में, श्रीलंका और साउथ ईस्ट में। और नेवी पावर भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। चलते अगली स्लाइड। ये देखो, ये पूरा रीजन मैंने यहाँ आपके लिए शो कर रखा है। देखो कहाँ कहाँ तक था इनका ट्रेड रूट्स, देखो है ना, ये चोलों की टेरिटरी, ये चोलों के सबऑर्डिनेट मतलब क्या करते थे? सुनो, यहाँ तो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे चोल, श्रीलंका भी उसी में था। श्रीलंका पर लगभग 50 सालों तक राज्य किया इन्होंने, और ये था इनका सबऑर्डिनेट। इनके देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है आपका। इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। कंबोडिया जो है, कंबोडिया में अंकोर वाट में आज भी हिंदू टेम्पल है एक, यहाँ है कंबोडिया, साउथ ईस्ट रीजन में। फिर से बताता हूँ, ये पूरा जो है ना, ये साउथ ईस्ट हो गया आपका रीजन, पूरा साउथ ईस्ट। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के कंट्री कौन कौन से हैं यदि आप देखेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये सारे कंट्री है ना। तो इसमें कंबोडिया है। यहाँ कंबोडिया में अंकोर वाट एक मंदिर है, वहाँ बुद्धिस्ट है लेकिन वहाँ हिंदू टेम्पल है एक, वो चोलों के टाइम का है, ये याद रखना। तो उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। देखो चोल कितने पावरफुल थे। ये कांचीपुरम, तंजौर दोनों इसमें आप देख सकते हैं। ये आपका कांचीपुरम, ये तंजौर। और ये होता था ट्रेड रूट, क्योंकि लड़ाइयाँ तो वेल्थ के लिए तो होती थी, और वेल्थ किससे आएगा? ट्रेड भी तो एक उसमें वो है रीजन जिससे वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो। ये स्टेट ऑफ मलक्का है,
इधर से देखो कैसे चाइना से और ये यहाँ से ट्रेड करते थे। तो ये पूरा रीजन आपको समझ में आ गया। सबऑर्डिनेट का मतलब ये एक बार गए, यहाँ का राज्य इन्होंने जीता और फिर यहाँ कोई अपना आदमी बिठा दिया, तो ये हो गए उनके सबऑर्डिनेट, या ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लें। तो ये था सबऑर्डिनेट का खेल। चलते हैं आगे। चोलाज किंगडम एंड द नेबरर्स। इस स्लाइड में है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, बहुत ही शानदार, देखने लायक कोई चीज़ हो। तो टेम्पल ऑफ तंजौर और गंगईकोंड चोलापुरम, जो मैं नाम वहाँ लिख रहा था वो यहाँ है। तंजौर का जो मंदिर था वो बनाया था राजराजा ने। किसने बनाया था? राजराजा ने। राजराजा 1, किसके पिताजी थे ये? राजेंद्र के। तंजौर का मंदिर आगे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये किसको डेडिकेटेड है? शिव को, शिव मंदिर है ये। ठीक, अगला मंदिर है गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये मैंने आपको बता दी है। कौन करेगा? कौन गया था गंगा की तरफ? राजेंद्र, उसने बनाया। चलो आगे एक पॉइंट है न्यूक्ली ऑफ सेटल। न्यूक्ली मतलब सेंटर बिंदु, किसी चीज़ का सेंटर बिंदु, जैसे ये सेंटर बिंदु। जो टेम्पल्स जो थे ये न्यूक्ली बन गए, किसके? सेटलमेंट के। क्या है इसका अनुसार? सुनो, जैसे इन्होंने मंदिर बनाया, कोई ये मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद में ये मंदिर बना दिया, बहुत भव्य मंदिर बना दिया, बहुत ही स्प्लेंडेड। तो धीरे धीरे यहाँ सेटलमेंट होना शुरू हो जाता था, लोग यहाँ ज़्यादा रहने लग जाते थे। शुरू में जब ये मंदिर बनाते थे तो वहाँ आसपास बिल्कुल वीरान होता था, किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट वहाँ नहीं होता था। लेकिन जैसे इन्होंने मंदिर बनाया, धीरे धीरे लोग वहाँ रहना शुरू कर देते थे। क्या कारण हुआ? सोचिए ज़रा। क्योंकि मंदिर उस समय हर चीज़ से जोड़े जाते थे। मंदिर चाहे से तो वेल्थ क्रिएशन, मंदिर से वेल्थ क्रिएशन भी होती थी। क्यों? क्योंकि जो मंदिर हुआ करते थे वो हब हुआ करते थे किसके? इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो लाइफ थी उसको शो करते थे, वो उसके हब होते थे। कैसे? जैसे राजा ने यहाँ मंदिर बनवा दिया कोई, तो मंदिर बनाने के बाद में इसमें दुनिया भर के आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पुजारी चाहिएंगे, पुजारियों के बाद में यहाँ माला बनाने वाले, पूजा, क्योंकि लोगों की पूजा करने में बहुत आस्था थी ना, तो माला बनाने वाले होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, स्वीपर्स होंगे, भजन कीर्तन करने वाले म्यूजिशियंस होंगे, डांसर्स होंगे। तो ये कई तरह के रोजगार भी वहाँ पैदा होते थे। होते क्यों थे? क्योंकि लोगों की रुचि हुआ करती थी किसमें? रिलीजन में। तो इसीलिए यहाँ सेटलमेंट बढ़ता चला जाता था, क्योंकि मंदिर बनाएंगे तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो उनकी ज़रूरतें होंगी, जैसे उनको माला भी चाहिएगी, माला चाहिएगी तो फिर साफ सफाई भी होगी, साफ सफाई होगी, पुजारी तो सबसे पहले चाहिएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हब बन जाते थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के। आगे है इसमें चोलाज ब्रोंज इमेज फाइनेंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, इसके अलावा इन्होंने कल्चर, इंडियन कल्चर को क्या दिया? ब्रोंज की जो इमेजेस थी, जैसे नटराज, आपने सुना होगा नटराज, भगवान शिव का जो डांस करते हुए जो चित्र है वो नटराज बोलते हैं ना उसको, वो भी इन्हीं के टाइम में है और ब्रोंज की वो इमेज है। तो ये भी इनकी एक देन है और उस समय या आज भी बोले तो वर्ल्ड में सबसे टॉप है उनकी बनाई हुई ये ब्रोंज की इमेजेस। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, आपको यहाँ तक तो सभी समझ में आया होगा। चलो अब हम थोड़ा सा इनकी इमेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो तंजौर टेम्पल। ये क्या है? तंजौर टेम्पल। ये पूरा तंजौर टेम्पल है, कभी जाना घूमने, बहुत अच्छा टेम्पल है। गंगईकोंडा चोलापुरम, ये कहाँ बनाया था? किसने बनाया था? ये तो बनाया था राजराजा ने, और ये बनाया था राजेंद्र ने। ये इसके पुत्र थे। क्यों बनाया था? ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो आपको दर्शन करवाने थे, करवा दिए। चलते हैं आगे। ये है ब्रोंज स्कल्पचर, यानी ब्रोंज की जो कलाकृति हैं वो देखो। मैं आपसे चर्चा कर रहा था नटराज, ये नटराज है। देखिए कौन से पैर इनका टिका हुआ है, कौन सा पैर उठा हुआ है, किधर को हाथ है, ये सब चीज़ें ध्यान से देखिए इसको। ये ब्रोंज की है। नटराज
जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ से वो लेके चले गए थे, और कहाँ चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल में ये वापस आने वाली है। ये देखो, ये भी एक कलाकृति है। तो ये पूरा था हमारा आज का डिस्कशन। फर्दर आगे की जो स्लाइड होगी उसमें हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप मैप वर्क करेंगे। मैप वर्क मैं आपको बता देता हूँ। मैप वर्क में आप कन्नौज को ढूंढिए। कन्नौज, कन्नौज हो गया। तंजौर, कांचीपुरम, कांचीपुरम रहने दीजिए। कांचीपुरम के अलावा आप ढूंढिए सारी नदियाँ। कौन सी? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ आप लोकेट करेंगे। इसके अलावा आप लोकेट करेंगे इसमें श्रीलंका, श्रीलंका। इसके अलावा आप इसमें करेंगे कंबोडिया। वर्ल्ड मैप पे देखना, साउथ ईस्ट कंट्री है कंबोडिया, कंबोडिया। कंबोडिया के अलावा आप इसमें ढूंढेंगे ईरान। ईरान के अलावा आप लोकेट करेंगे अफ़गानिस्तान। ये हुआ आपका मैप वर्क। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।